हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने दिसंबर 2010 का यूजीसी नेट का पेपर 1 लेके आई हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित चरों में से किसे परिमाणात्मक रूप में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता? तो जो हमारा पेशेवर अभिवृत्ति होती है, प्रोफेशनल एटीट्यूड, उसको हम नहीं व्यक्त कर सकते। तो आंसर डी हमारा हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक चिकित्सक ने डेंगू बुखार की 2 औषधियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किया। उसके शोध को वर्गीकृत किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? जो उसका शोध है उसको वर्गीकृत किया जाएगा प्रयोगात्मक शोध के रूप में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आंसर बी। 3 देखते हैं। दृश्य प्रपंच शास्त्र, फिनोमिनोलॉजी शब्द निम्नलिखित की प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये संबंधित है गुणात्मक शोध की, क्वालिटेटिव रिसर्च। आंसर ए। आगे देखते हैं। सोशियोग्राम तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो सोशियोग्राम का यूज किया जाता है मानवीय संबंध के अध्ययन के लिए, मतलब ह्यूमन रिलेशन के लिए उसका यूज किया जाता है। आंसर सी। आगे चलते हैं कि हमें ये दिया हुआ है पैराग्राफ, नीचे दिया गया परिच्छेद पढ़िए और परिच्छेद की अपनी समझ के आधार पर आगे दिए हुए प्रश्नों 5 से 10 का उत्तर दीजिए। तो देखिए ये आप एक बार पढ़ लेना। मैंने पढ़ लिया है ये, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रही हूँ, आप भी एक बार ध्यान से पढ़ लेना। प्रदत्त परिच्छेद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से जो सत्य है वो हमारा ऑप्शन बी, परिच्छेद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का अभिवादन करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। गांधीवादी आंदोलन द्वारा भारतीय जनता में लाए जाने वाले परिवर्तन थे। तो वो थे मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीयवादी आंदोलन को श्रमजीवी वर्ग आंदोलन समझना और ऐसा समझकर उसकी आलोचना करना गलत है, क्योंकि यह भारतीय जनता की आवाज़ था। आंसर बी। आगे देखते हैं। गांधी जी ने भारत में क्रांतिकारी भूमिका अदा की क्योंकि वे भारतीयों के दिलों तक पहुंच सकते थे। आंसर बी। ये मैं अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको आंसर बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, उन्नत विचारधारा के समूह हवा में कार्य करते रहे क्योंकि वे निम्नलिखित के साथ ठीक ठीक जम नहीं सके। तो वो है हमारी जन साधारण की वस्तुनिष्ठ स्थितियाँ। आंसर ए। आगे देखते हैं। भारत ने परिच्छेद का समापन किया है गांधी जी के व्यक्तित्व का महत्व बताकर। आंसर सी हमारा इसमें हो जाएगा। आगे देखते हैं। संचार की अंतर संबंधित श्रृंखला में विद्वान मीडिया में बिंदुओं का किस रूप में जिक्र किया जाता है? तो वो किया जाता है नेटवर्क मीडिया के रूप में, नेटवर्क मीडिया। आंसर ए। प्रश्न नंबर 12, जन संचार के सूचना कार्य का वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो वो किया जाता है निगरानी के रूप में। आंसर सी। प्रश्न नंबर 13, अतुल्यकालिक माध्यम का उदाहरण कौन सा है? तो इसका उदाहरण है समाचार पत्र। आंसर डी। प्रश्न नंबर 14, संचार में गुणार्थक शब्द कौन से है? तो वे है सांस्कृतिक। आंसर डी। प्रश्न नंबर 15, संदेश में नीचे संदेश को क्या नाम दिया जाता है? तो वो दिया जाता है उपग्रंथ, सब टेक्स्ट।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। अनुरूप जनसंचार में कहानियाँ, जो कहानियाँ होती है ये स्टैटिक होती है, तो ये स्टैटिक होती है। आगे देखते हैं शब्द युग्म ऑलवेज नेवर में संबंध को समझो तथा निम्न में से उस शब्द युग्म को पहचानो जिसमें वही संबंध हो। आपको दिख रहा है ये बिल्कुल अपोजिट है, ऑलवेज नेवर। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए, अक्सर विरली, मतलब ऑफ्टन और रियली। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। निम्न श्रेणी में त्रुटिपूर्ण संख्या को पहचानिए। तो इसमें ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है, इसमें आंसर 34 है। इसमें पहले -1, -3 जैसे ओड नंबर जो हमारे होते हैं वे किए गए हैं माइनस इसमें, तो इसमें जो 34 है ये गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक सांकेतिक प्रणाली में पेन को 31 लिखा जाता है और पार PAR को 35 लिया जाता है, तो PAT को लिखा जाएगा। तो देखिए ये कैसे होगा आपका 19। इसमें हम जो एक कोडिंग होती है अल्फ़ाबेट की, तो इसमें वो दे रखा है। तो P जो हमारा है, P आता है हमारा 16 पे, A आता है हमारा 1 पे और T आता है हमारा 20 पे। तो उसके अकॉर्डिंग इसका हो जाएगा 6 और 1 7 और 2 और 1 3, तो 37। आंसर बी हमारा इसमें हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। नीचे दिए गए पहले अक्षर युग्मों में एक विशेष संबंध है। इस संबंध के आधार पर दूसरे अक्षर युग्मों के लिए निम्न में से उचित चयन कीजिए। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। दरअसल इसमें A और I जो ये दो है, ये A और ये I, इनमें जो है +8 और जो F और K इसमें जो है +5 है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे L में +8 किसका होगा, वो होगा T का, और Q में +5 होगा V का। तो T और V, मतलब आंसर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यदि 5 4 7 2 = 9 6 3 4 2 = 6 7 5 8 4 = 6 है, तो 9 2 3 6 क्या है। देखो देखने में ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन उतना मुश्किल ये है नहीं। मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। ये सबका जोड़ दिया हुआ है, ऐड। देखिए इसके अकॉर्डिंग देखिए, जो 5 है +4 +7 और +2, ये कितना हो जाएगा, ये सारा आपका हो जाएगा 18। अब इन दोनों को भी इसने प्लस कर दिया, मतलब 1 + 8 = 9, तो ये आ गया आपका ये 9। ठीक है, ये ऐसे सारे प्लस कर दिए। तो वैसे ही अगर हम 9 2 6 और 3 और 6 को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 20। इनका योग हमारा आता है 20। तो 20 हम करेंगे दोबारा से 2 और 0 को, तो हमारा आंसर कितना आएगा 2। तो हमारा आंसर ए। आगे देखते हैं 22। एक परीक्षा में कुल में से 35% छात्र हिंदी में, 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों में फेल हुए। दोनों विषयों में पास होने वाले का प्रतिशत क्या है। तो देखिए पहले हम इसको कर लेंगे 35 + 45 = 80। 80 है, तो 80 में से फेल कितने हुए 20, तो -20 करेंगे। -20 होने के बाद आंसर आया हमारा 60%। तो देखिए ये हमारे पास होने वाले बच्चे हैं, 60% पास हुए, तो फेल हमारे कितने हुए 40%। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा
22 का आंसर डी 40। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए दो कथनों 1 और 2 द्वारा दो निष्कर्ष ए तथा बी निकाले जा सकते हैं, यह मानते हुए कि दोनों कथन सही है। नीचे दिए गए में से कौन सी बात तर्क संगत है? तो कथन देखे, कथन तो सही पहले ही बता दे क्वेश्चन में इन्होंने। तो कुछ फूल लाल होते हैं, कुछ फूल नीले होते हैं, ये कथन है। निष्कर्ष देखते हैं सही है या नहीं है। कुछ फूल न तो लाल न ही नीले होते, देखो पहले ही बता गया है कि वे होते हैं, तो न आ गया इसमें, तो ये तो गलत हो जाएगा। कुछ फूल लाल तथा नीले दोनों रंग के होते हैं, दोनों रंग के तो उन्होंने नहीं बताया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें हम लिख करेंगे ए और बी दोनों तर्क संगत नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी। आगे चलते हैं। यदि कथन 24 देखते हैं, यदि कथन सभी छात्र बुद्धिमान है सत्य है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये नहीं वाला देखना है हमें। सभी छात्र बुद्धिमान है, तो देखिए ऑप्शन ए जो है कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है, तो ये तो नहीं वाला तो बिल्कुल गलत ही है, क्योंकि इन्होंने बताया सभी बुद्धिमान है, तो एक तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नहीं वाला। कुछ छात्र बुद्धिमान है, अब कुछ सभी में कुछ भी हो सकते हैं, ये तो ठीक, ये तो सही है। कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं है, ये भी नहीं का आ गया, कुछ छात्र नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट, तो ये दोनों हमारे कथन सही नहीं है, ये कथन गलत दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड और सॉरी थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड आंसर बी हमारा इसमें हो जाएगा। 25 देखते हैं। ऐसा तर्क जिसमें हम किसी विशिष्ट कथन से प्रारंभ करके एक सार्वभौमिक कथन के साथ समाप्त करते हैं को कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आगमनिक तर्क, आंसर बी। इंडक्टिव रीजनिंग इसको हम बोलते हैं। आगे चलते हैं 26। निम्न परिस्थिति में कम से कम कितनी बत्तखें तैर सकती है? एक बत्तख के आगे दो बत्तख, तो एक बार इनको बना लेते हैं। ये एक बत्तख है, इसके आगे एक और दो बत्तख हो गई। एक बत्तख के पीछे दो बत्तख, तो ये आगे हो गई, तो इसमें इसके पीछे दो हो गई। एक बत्तख के आगे तथा पीछे एक एक बत्तख, तो ये बीच वाली हो गई, तो इसके आगे भी एक और पीछे भी एक है, तो मतलब टोटल कितनी हुई हमारी 3, तो आंसर डी 3। आगे चलते हैं, देखते हैं। श्रीमान ए, मिस बी, श्रीमान सी और मिस डी एक मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं और अपने कारोबार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। श्रीमान ए रसोइये के सामने बैठे हैं, मिस बी नाई के दाईं ओर बैठी है, धोबी नाई के दाहिने बैठा है और मिस डी श्रीमान सी के सामने बैठी है। तो ए और बी के व्यवसाय क्या है? तो देखिए इसको हम सोल्व करके देखते हैं। ये कोई टेबल आ गई आपकी, इसके चारों तरफ ये बैठे हुए हैं, तो अब ये लगा लीजिए। सबसे पहले हमें ए जो रसोइये की तरफ बैठा हुआ है, तो हम सबसे पहले ए को बिठाते हैं। जैसे मानो यहाँ पे ए है, तो इसके सामने क्या हुआ? इसके सामने हुआ रसोइया, मतलब कुक, तो ये हो गया हमारा कुक। अब क्या है कि जो धोबी मिस बी नाई के दाईं ओर बैठी है, तो मिस बी नाई के दाईं ओर बैठी है, धोबी नाई के दाहिने बैठा है, मिस डी श्रीमान सी के सामने बैठी है। तो देखिए ये भी मतलब ये दो तो हो गई, ये तो हो नहीं सकता, ए के सामने तो बी ही होगा, ये इसके सामने तो बी ही होगा। सी और डी हमारे यहाँ पे हो जाएंगे, तो बी के मतलब मिस बी नाई के दाईं ओर बैठी है, तो इसके दाएं, इसके इधर कौन सा हो जाएगा? नाई, यहाँ पे हो गया नाई हमारा। नया लिख देती हूँ मैं इसमें, इधर हो गया हमारा नाई, और नाई
उधर कौन हो गया हमारा, कौन सा बचा, धोबी, तो धोबी हो गया हमारा डी, धोबी, धोबी। तो ये हो गया हमारा सी, सी हो गया नाई, डी हो गया धोबी। अब वो कह रहे हैं कि अब देखिए इसमें कौन सा, ए बी हमारी कुक हो गई, डी धोबी हो गया, सी नाई हो गया, और ए और बी के व्यवसाय क्या है, तो बी कौन क्या है हमारी कुक, रसोईया। तो रसोईया देखिए इसमें इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, लेकिन जो नाई है वो तो हमारे पास सी है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो हमारे पास कौन सा नहीं है इनमें, इनमें हमारे पास कोई दर्जी नहीं है, तो इसमें हमारा हो जाएगा आंसर सी, दर्जी और रसोईया। मतलब जो ए है वो हमारा दर्जी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए आगे देखते हैं। दो चरों के बीच सहसंबंध मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका काम आता है, तो इनमें से काम आता है आपका कोटि सहसंबंध का गुणांक, आंसर डी। 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो देखिए इनमें से आपका जो इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड होता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा हमारा। ये सब प्रोवाइड करते हैं, ये नहीं करता है। ओह सॉरी, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। षोडश आधारित अंकलन पद्धति में कौन से चिन्ह शामिल होते हैं, तो ये है हेक्साडेसिमल नंबर, तो इसमें पूछे हैं। तो देखिए इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सबसे छोटा होता है इनमें वो होता है बिट, ठीक है, सबसे छोटा हमारा पास होता है बिट। फिर आता है हमारा बाइनरी नंबर, ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर। उसके बाद हमारा आता है डेसिमल नंबर, फिर आता है हमारा डेसिमल नंबर, और उसके बाद हमारा आता है हेक्साडेसिमल नंबर, जो इसने दिखाया गया है हेक्साडेसिमल नंबर। तो जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है ये 0 से 9 ए से एफ का होता है, तो हमारा आंसर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 31 -15 10 का दोहरा तुल्यमान 2 की पूरक पद्धति का प्रयोग किया है। तुल्यमान है कौन सा है, इनमें से है 1 1, ये वाला 1 1 1 1 0 0 0 1, आंसर 1 ए, सॉरी। आगे देखते हैं 2 देखते हैं। 1 GB बराबर है, तो जो 1 GB होती है वो हमारी बराबर होती है 230 बाइट्स की। चलो चलिए आगे देखते हैं, आंसर बी हो गया इसका। 33 देखते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को संचालित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामों का समुच्चय क्या कहलाता है, तो उसका समुच्चय कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आंसर सी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 इंटरनेट प्रौद्योगिकी में SMIME का तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य होता है सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, आंसर ए, तो इसमें आंसर ए हो जाएगा 34 का। 35 देखते हैं। भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के अंतर्गत 8 लक्ष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो देखिए उसमें सम्मिलित नहीं है वो है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी वाला, वो उसमें सम्मिलित नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा। 36 देखते हैं। पेयजल में कुल द्रवीभूत ठोस पदार्थ का सांद्रण निम्नलिखित में से अधिक नहीं होना चाहिए,
तो जो इसमें है वो 500 मतलब 500 mg एल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आंसर ए। आगे देखते हैं 7 देखते हैं। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। तो सर्वप्रथम आंदोलन आरंभ किया गया था, वो किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। आंसर डी। आग में जलन के लिए उत्तरदायी प्रकाश रसायन युक्त धूम कोहरे के घटक है। तो इसके जो घटक है वो है HCHO एवं PAN। आंसर सी। 39 देखते हैं। ये वही आ गया कथन और कारण वाला। कुछ कथन क्या है, कुछ कार्बनिक एयोसोल कैंसरजन हो सकते हैं, कारण उनमें बहुचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल सही है दोनों, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसकी सही व्याख्या करता है, सही है ये। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 39 का, कि ए तथा आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ज्वालामुखी उद्गार प्रभावित करते हैं। तो जो ज्वालामुखी उद्गार है वो प्रभावित करते हैं स्थल मंडल को, जल मंडल को एवं वायुमंडल को। तो आंसर डी हमारे इसमें हो जाएगा। आगे देखते हैं 41। भारत का सबसे पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? जो सबसे पहला था, जो डिफेंस की यूनिवर्सिटी बनी थी, डिफेंस यूनिवर्सिटी, वो है हमारी हरियाणा में। तो आंसर ए। आगे देखते हैं। तो देखते हैं भारत में अधिकतर विश्वविद्यालय जो है वो शिक्षण शोध करते हैं तथा परीक्षा कराते हैं। तो ये है बिल्कुल सही है, भारत में मैक्सिमम विश्वविद्यालय यही कराते हैं। तो इसका सी आंसर ठीक हो जाएगा। 43 का देखते हैं। निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? तो जो हमारी आयोग योजना होती है ये संवैधानिक संस्था नहीं है। 43 का डी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए कथन पढ़ लेते सारे। भारत में संसद सर्वोपरि है, तो बिल्कुल है, ये बिल्कुल सही है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक जांच का अधिकार है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ये गलत है। केंद्र तथा राज्यों के शक्तियों का बंटवारा है, बिल्कुल है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद है, बिल्कुल है। तो हमारा जो बी है ये गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। 45 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय लोकतंत्र के गणतांत्रिक स्वरूप को दर्शाता है? तो ये हमारा दर्शाता है चयनित राष्ट्रपति तथा सीधे या परोक्ष रूप से चयनित संसद को। 45 का हमारा हो जाएगा आंसर डी। 46। राज्यपाल द्वारा नियुक्त निम्न में से किसको केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? तो वो है हमारी राजकीय लोक सेवा आयोग का सदस्य। जी हाँ, इसको राज्यपाल नियुक्त करता है, लेकिन राज्यपाल इसके हटा नहीं सकता, इसको सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है। आगे देखते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। हम देखते हैं, यदि दो छोटे वृत्त क्रमशः पुरुष वर्ग तथा वनस्पति वर्ग को प्रदर्शित करे तथा एक बड़ा वृत्त मतलब नस्वर को प्रदर्शित करे, तो निम्न में से कौन सा चित्र यह प्रदर्शित करता है कि सभी पुरुष नस्वर है? तो इसमें से हमारा ये करता है सी, क्योंकि इसमें सिर्फ पुरुष लिखा हुआ है। नस्वर बड़ा वृत्त इसमें आ गया और पुरुष का इसके अंदर आ गया, मतलब सभी पुरुष नस्वर है।
ये बृहस्पति का बाहर रह गया, तो आंसर सी हमारा हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं। निम्नलिखित तालिका में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बनाने वाली एक फैक्ट्री द्वारा टीवी तथा एलसीडी के उत्पादन का वर्ष 2006 से 2010 तक का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। तालिका को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्नों 48 से 52 तक के उत्तर दीजिए। तो देखते हैं 48वां क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन सबसे अधिक रहा है? तो सबसे अधिक तो 2008 में ही रहा है, आंसर सी इसका हो जाएगा। 2008 में सबसे ज़्यादा रहा है, 13 इसमें, 9 इसमें। आगे देखते हैं कि वर्ष 2006 से 2008 तक टीवी तथा एलसीडी के उत्पादन के माध्यमों का अंतर क्या है? तो इसमें अंतर है, इनको प्लस करके इसका अंतर करेंगे तो हमारा इसमें अच्छा माध्यमों का अंतर क्या है? तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे गलत दिया हुआ है, ये गलत है, इसको हम नहीं करेंगे, ये गलत दिया हुआ है। आगे देखते हैं 50 नंबर। वह कौन सा वर्ष है जिसमें टेलीविज़न का उत्पादन 2010 में उत्पादित एलसीडी के उत्पादन का आधा हुआ है? तो वो हमारा वर्ष है 2006, जिसमें आधा हुआ है, आंसर बी हो जाएगा 2006। प्रश्न नंबर 51 देखते। 2008 तथा एवं 2010 में एलसीडी उत्पादन का अनुपात क्या है? तो इन दोनों का अनुपात 2008 और 2010 में इनका है अनुपात 3:4, आंसर बी। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। 2006 एवं 2007 में टेलीविज़न उत्पादन का अनुपात क्या है? 2006 और 2007 में इनका अनुपात जो है वो है 2:3, आंसर सी। आगे देखते हैं। कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक अधिगम जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। यह इसलिए हो सकता है कि वे छात्र गिफ्टेड होते हैं, प्रतिभाशाली है, आंसर ए। एक अध्यापक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो देखिए उसकी सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको जिस विषय में वो पढ़ा रहा है, जो विषय वो पढ़ा है उसको संपूर्ण बहुत अच्छे से ज्ञान हो, तो विषय का गूढ़ ज्ञान, आंसर ए। आगे देखते हैं 55। शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है? तो इसमें सही है सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण, तो आंसर सी इसमें हो जाएगा। 56 देखते हैं। छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए। जो उसकी एकेडमिक जो परफॉर्मेंस होती है इसमें सुधार ला सकते हैं हम लोग। कब? जब उसके माँ बाप को प्रेरित करें। कैसे करें, क्या बोले उसके माँ बाप को? हम कहेंगे कि अपने बालकों के कार्य के निरीक्षण के लिए, मतलब कि वो उनका काम देखे, उनका निरीक्षण करें, आंसर ए। आगे चलते हैं 57 देखते हैं। एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि, देखिए सजीव कक्षा मतलब होता है ये नहीं कि समय समय पर बच्चे के फुहारे उड़े, ये नहीं, संपूर्ण शांत रहे, तो अभी वो एक एक्टिव क्लास नहीं हो पाएगी। बार बार छात्र शिक्षा वार्तालाप हो, जी बिल्कुल। कुछ क्वेश्चन छात्र पूछेगा, टीचर उसका आंसर देंगे, कुछ टीचर पूछेंगे, छात्र जो उसका आंसर देंगे, तो छात्र शिक्षा वार्तालाप हो तो वो क्लास ज़्यादा एक्टिव होती है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि,
तो ये तो बिल्कुल भी नहीं उसकी सहायता करने का प्रयत्न करे, उससे कहे कि वह फिर कभी ऐसा ना। तो इसको ऐसे डांट के हम लोग नहीं बोल सकते हैं किसी भी पेरेंट्स को। तो नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना कर, तो इसको एज ए रिस्पेक्टफुल, बहुत इज्जत के साथ हम उसको मना करेंगे, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 59। एक प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित सूक्तियों में से कौन सी प्रासंगिक नहीं है? तो इनमें से नहीं है वस्तुनिष्ठ अवलोकन, आंसर बी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सतत चर का उदाहरण नहीं है? तो देखिए जो कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है उसका उदाहरण जो है वो बुद्धि नहीं होती है, इंटेलिजेंस, प्रज्ञा, वो नहीं होती है उसका उदाहरण। तो देखिए अब ये आंसर बी हो गया इसमें। देखिए अब आज हमने दिसंबर 2010 का पेपर 1 किया है, इसके बाद मैं आपको दिसंबर 2010 का ही पेपर 2 हिंदी लेके आऊँगी, तो आप देखते रहिए मेरी वीडियो। बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या आपको कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं या आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इसको समझा दूँगी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। वीडियो अच्छी है या कहाँ इसमें कोई कमी है या कुछ भी आपको कोई फीडबैक मुझे देनी है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, ताकि आने वाली आगे वीडियो में मैं अपना सुधार कर सकूं, इसमें कुछ और अच्छा कर सकूं। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के साथ ही वो बाकी जो लोग जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी थोड़ी हेल्प मिल सके, वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। नमस्ते।